जय हिंद, नमस्कार। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर चल रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसी के बारे में आज हमको पढ़ना है। ये जो है इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। अभी हम पिछले लेक्चर में ही हम क्लास 10th का साइंस शुरू किए थे और हम बोले थे कि बाबू देखिए कितना भी लेट से आपका साइंस शुरू हुआ है लेकिन टाइम से ख़त्म होगा, और ये हमारा वादा है कि ख़त्म करके रहेंगे। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि ख़त्म नहीं होगा टाइम से, आपका टाइम से सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, रिवीजन भी होगा, हर एक चैप्टर का आपको वन शॉट में मिलेगा। उसके बाद पेपर के समय आपको पेपर की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो सब चीज़ें आपको मिलेंगी इस चैनल पे। चलिए हम पहले पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन होता क्या है। वैसे तो हम पिछले लेक्चर में आपको बताए थे केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ बनते हैं। और भौतिक अभिक्रिया में हम बताए थे कि इसमें पदार्थ का गुणधर्म नहीं चेंज होता, बस उसमें पदार्थ का रूप रंग चेंज हो जाता है। जैसे भौतिक, देखिए अभिक्रिया क्या है तो पहले बताए थे, अभिक्रिया परिवर्तन को कहते हैं। हम छोटे से थे और धीरे धीरे बचपन से बढ़ते बढ़ते इतने बड़े हो गए तो हमारे अंदर अभिक्रिया हुई, हम परिवर्तित हो गए, मतलब बदल गए। बदलने को ही हम अभिक्रिया बोलते हैं। छोटे से बड़े हो गए, हमारे अंदर परिवर्तन हुआ, मतलब अभिक्रिया हुआ, है कि नहीं। तो ये अभिक्रिया। अब अभिक्रिया हम बताए थे आपको दो तरह के होते हैं, एक भौतिक अभिक्रिया और एक रासायनिक अभिक्रिया। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आप क्लास 9th में पढ़ेंगे। परिवर्तन को ही जब हम अभिक्रिया बोलते हैं तो भौतिक परिवर्तन को ही हम भौतिक अभिक्रिया बोलते हैं, और रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक, समझ में आया। जो भी बदल रहा है अभिक्रिया है, अभी दो तरीके से बदलता है। एक भौतिक तरीके से, मतलब बस उसका रूप रंग चेंज हो गया, आंतरिक कोई भी उसका क्या हुआ, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए ये मार्कर का कैप खोल दिए, हम मार्कर का कैप खोल दिए तो ये फिर से बंद हो सकता है, इसके रूप रंग में चेंज हो गया, मतलब दो आधा हो गया बस। अब ऐसा कुछ नहीं है ना कि प्लास्टिक का पहले था अब लोहा का हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं है। प्लास्टिक पहले मुड़ सकता था अब नहीं मुड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। इसको कुचेंगे कुचा जाएगा। तो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में, मतलब कि इसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें बस फिजिकल चेंज हुआ, यानी कि भौतिक परिवर्तन हुआ। तो ये भौतिक अभिक्रिया हो गई। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती, अगर इस मार्कर को जला देते हम ना, जला देते तो क्या होता है, इसका रासायनिक गुण भी चेंज हो जाता, ये जल करके राख ही बन जाता। अभी ये कठोर है, जब इसका राख बनता तो उसको हम मसल सकते थे, एकदम मसल देते। और प्लास्टिक और राख में अंतर है, प्लास्टिक को कुचेंगे तो क्या होगा, कुचा जाएगा, और राख को कुचेंगे भुरकुनी हो जाएगा। तो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गया, यानी रासायनिक गुण भी चेंज हो गया, नया गुणधर्म इसमें आ गया। पहले ये कठोर था, अब ये क्या, जला देने पे क्या हो गया, राख बन गया, बहुत मुलायम हो गया। तो ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, ये हम बताए थे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। फिर बताए थे आपको अभिकारक यानी रिएक्टेंट क्या होता है, और फिर बताए थे उत्पाद क्या होता है। अभिकारक, अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या होता है, अभिकारक होता है। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। जैसे पटीदारी वटीदारी में आप देखे होंगे झगड़ा होता होगा, घर के आसपास देखे होंगे झगड़ा होता होगा। तो झगड़ा करने वाले दो लोग हैं, झगड़ा करके कपार उपार फोड़ लिए, तो ये कपार उपार फूटा तो उत्पाद बना, मतलब कपार फूटा तो खून निकला तो उत्पाद बन गया, खून जो है उत्पाद हो गया। तो जब झगड़ा हुआ, ये रिएक्शन है, इसमें दो लोग शामिल थे, तो दो लोग जो शामिल थे ना वो अभिकारक हैं, रिएक्टेंट्स है। अगर इसमें से एक कहूँ नहीं रहता तो अभिक्रिया नहीं होता, झगड़ा नहीं होता। दो लोग लड़ रहे थे, एगो नहीं रहता तो झगड़ा नहीं होता। लेकिन एगो जो था अगर 2 बोली बोल रहा था तो एगो 10 बोली बोल रहा था, तो ऐसे हो रहा था इसलिए झगड़ा हुआ। अगर एगो नहीं रहता तो झगड़ा नहीं होता। तो अभिक्रिया कराने वाले को, अभिक्रिया करने वाले को हम अभिकारक बोलते हैं, मतलब जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया हो रहा है उसको हम बोलते हैं अभिकारक यानी रिएक्टेंट। और जो अभिक्रिया के बाद बना, मान लीजिए मार उर के कपार उपार फोड़ लिए तो खून निकला, तो ये खून क्या, उत्पाद हो गया, समझ गए। तो ये होता है अभिक्रिया और अभिकारक और उत्पाद, सॉरी।
तो ये खून जो है उत्पाद बन गया, यानी प्रोडक्ट बन गया। तो ये उत्पाद हो गया और अभिकारक हो गया। आशा है कि आपको समझ में आया। अब चलिए आज हम शुरू करते हैं अभिक्रिया के बारे में। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए जरूरी पॉइंट जो है उसको हम नोट डाल करके लिखते हैं। नोट में क्या लिखेंगे आप? पहले लिखिएगा रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए रासायनिक परिवर्तन जरूरी है। क्या है बाबू? रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए रासायनिक परिवर्तन जरूरी है। जैसे अगर इसमें रासायनिक अभिक्रिया कराना है तो इसको हम क्या करेंगे? जलाएंगे, तो इसमें रासायनिक परिवर्तन होगा। रासायनिक परिवर्तन मतलब देखिए, परिवर्तन को ही अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए रासायनिक परिवर्तन होना तो चाहिए ना, तो वही है। तो पहला पॉइंट लिखिएगा कि रासायनिक ठीक अभिक्रिया होने के लिए रासायनिक परिवर्तन जरूरी है। रासायनिक साथ साथ लिखिए हमारे, तभी आप लिख पाएंगे। परिवर्तन जरूरी है, ठीक, नहीं तो इसे छोड़ते जाएंगे ना तो छूटता जाएगा। साथ साथ लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया पहला हमारा पॉइंट। इसमें रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होना जरूरी है। दूसरा चीज़ इसमें क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो पूर्णतः नया गुणधर्म वाला पदार्थ बनता है। पहले जो गुण था पदार्थ का वैसा अब पदार्थ नहीं रहता। रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगा तो जब जैसा पहले पदार्थ था वैसा पदार्थ नहीं रहेगा। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए अभी समझा भी देते हैं एक बार और। रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए रासायनिक अभिक्रिया में लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया में गुणधर्म पूर्णतः बदल जाता है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, गुणधर्म कैसे बदला? अगर मान लीजिए हम कागज़ जलाए तो कागज़ पहले कैसा था? कागज़ पहले फोल्डेबल था, इसको फोल्ड कर सकते थे, इसके ऊपर लिख सकते थे, इसको जला भी सकते थे। इसको पानी में डालने पे ये जो है घुल जाता, मतलब घुलता नहीं, मतलब ऐसे गल जाता। तो इसका ये गुण था कागज का। अब जब इसमें रासायनिक परिवर्तन के, मान लीजिए इसको जला दी, जैसे जलाए ना तो क्या हुआ? इसमें रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब इसका राख बन गया। अब राख के साथ ये सब चीज़ें कर सकते हैं। राख को मोड़ सकते हैं नहीं, जैसे राख को मोड़ेंगे क्या हो जाएगा? पाउडर बन जाएगा। राख पे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो इसका गुण पूरा चेंज हो गया रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद। तो नया गुणधर्म आ जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में गुणधर्म पूर्णतः बदल जाता है। क्या होता है बाबू? पूर्णतः बदल जाता है। अब और चीज़ें क्या होती हैं? और चीज़ें इसमें देखिए, तीसरा पॉइंट का है। इसमें क्या होता है? अभिकारक के आबंध टूटते हैं और नए आबंध बनते हैं। अभिकारकों के आबंध आपस में टूटते हैं और नए आबंध बनते हैं। पहले लिखिए, अभिकारकों में आबंध टूटते हैं, पुराने आबंध लिखिए। अभिकारकों में पुराने आबंध टूटते हैं और नया आबंध बनता है। ये क्या है? आबंध बंध ये क्या लगाए रखे हैं? आबंध बनते हैं। देखिए, आबंध का मतलब क्या है? आप जानते होंगे, पानी जानते हैं ना? पानी, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। अब ये दोनों साथ साथ काहे हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आप जानते हैं ना, H से लिखते हैं हाइड्रोजन को, O से ऑक्सीजन को। तो ये हाइड्रोजन व ऑक्सीजन साथे काहे हैं? ये मान लीजिए ऑक्सीजन को टहलते भाग जाता तो जल में से ऑक्सीजन निकल गया, बस हाइड्रोजन गैस बचता, तो पानी रहता ही नहीं। ऐसा काहे हो रहा है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है दोनों एक ही साथ काहे बैठे हुए हैं? काहे से कि अब मान लीजिए कि अगर किसी का शादी नहीं हुआ रहता है ना तो वो अकेले घूमता रहता है,
कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शादी के बाद कहिएगा कि छोड़ के और ही कहीं चलो, मतलब अपनी बीवी को छोड़ के और ही कहीं चलो, जाएगा नहीं। कहाँ से कि बंध गया है, बंध गया है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वो बंध गया है। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये भी एक दूसरे से बंधे हुए हैं, और बंधे हुए हैं इसलिए एक दूसरे को नहीं छोड़ पा रहे हैं। और इसी बंधन को हम क्या बोलते हैं? आबंध बोलते हैं। इसी बंधन को हम क्या बोलते हैं? आबंध बोलते हैं। जैसे ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन बंधा हुआ है, दूसर को हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बंधा हुआ है। और ये जो बंधन है ना, जिस वजह से ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, उसी को हम आबंध बोलते हैं। अब मान लीजिए हमको जल बनाना है, तो जल बनाने के लिए हम क्या लेते हैं? H2 और प्लस O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस लेते हैं। और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या बनता है बाबू? H2O बनता है, यानी जल बनता है। अब इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ क्या देखिएगा, इसमें हुआ क्या? इसको चाहे तो आप एग्जाम्पल में बना भी सकते हैं, एग्जाम्पल में आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। अब इसमें हुआ क्या? ये हाइड्रोजन जो था ना, H2 का मतलब 2 गो हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन का 2 गो परमाणु H और H, ये क्या हुआ? HH। अब ये दोनों अलग अलग रह सकते थे, लेकिन ये दोनों एक साथ है इसलिए H2 लिखा गया है। ये दोनों हाइड्रोजन एक साथ है इसलिए H2 लिखा गया है। अब ये दोनों साथ क्यों हैं? क्योंकि किसी बंधन द्वारा जुड़े हुए हैं, और उस बंधन को हम आबंध बोलते हैं। ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उसी बंधन को हम क्या बोलते हैं? आबंध बोलते हैं। यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2 का मतलब 2 गो ऑक्सीजन का परमाणु है, और ये भी O2 क्यों लिखा हुआ है? इसलिए लिखा हुआ है कहाँ से कि 2 ऑक्सीजन के परमाणु आपस में एक जगह हैं, एक ही साथ हैं, एक ही साथ हैं, एक ही साथ रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ऑक्सीजन का परमाणु निकल के चला जाए, काहे नहीं निकल के जा सकता है? ये भी आबंध द्वारा जुड़ा हुआ है, किसी बंधन द्वारा जुड़ा हुआ है, जिसको आबंध बोलते हैं। तो ऑक्सीजन के बीच आबंध, हाइड्रोजन के बीच आबंध। और जब इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं, जब इन दोनों को मिलाते हैं तो जल बनता है। और जल बनाने के लिए क्या हुआ? H2O का स्ट्रक्चर कैसा है? तो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है। देखिए ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं सब। अब ये आप पढ़ेंगे उसमें आवर्त वर्गीकरण में, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में थोड़ा सा। अब क्लास 9th में आबंध के बारे में सुने होंगे। एक होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड, एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। जब एक गो बंधन द्वारा जुड़ा होगा तो सिंगल बॉन्ड, जब 2 गो बंधन द्वारा जुड़ा होगा डबल बॉन्ड, जब 3 गो बंधन द्वारा जुड़ा होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। अब मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदारी है, अब रिश्तेदारी में मान लीजिए वहाँ पे कोई गो रिश्तेदारी मामा के यहाँ है, वहीं पे आपके मतलब मान लीजिए कि फूफा के यहाँ है, ऐसा कुछ है, 3 गो रिश्तेदारी वहाँ पे, तो मतलब 3 गो रिश्ता एक ही जगह से, तो आपका ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ऐसे यहाँ पे 2 बंधन है, 2 रिश्ते हैं, इसलिए डबल बॉन्ड। समझ में आया? तो ये है। अब जल जो है, जल इसमें क्या है? हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो नया रिश्ता बनाने के लिए पुराना रिश्ता टूट जाता है कि नहीं? प्रकृति का नियम है, आपके साथ बहुत बार हुआ होगा, हम जानते हैं। देखिए, तो प्रकृति का नियम है कि जब भी नया बंधन, जब भी नया रिश्ता बनेगा तो पुराना रिश्ता टूटेगा, पुराना रिश्ता टूटेगा, तो पुराना रिश्ता टूटेगा पहले। अब इस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटा था, फिर क्या हुआ था? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटा था। इसमें से एक ऑक्सीजन निकल के गया था और दोनों हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लिया था, दोनों हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लिया था, दोनों हाइड्रोजन से मतलब रिश्ता बना लिया था। ठीक, तो ये हो गया जल। तो पहले पुराना रिश्ता टूटा, फिर नया रिश्ता बना। इसी को बोलते हैं अभिकारकों में आबंध टूटा। ये दोनों अभिकारक हैं, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो अभिकारकों में पुराने आबंध टूटते हैं और नए आबंध, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का आबंध बना तो नए आबंध बनते हैं। आप चाहें तो ये बना भी सकते हैं एग्जाम्पल लिख करके। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। आप चाहें तो वीडियो को रोक करके बनाइएगा। अब चौथा टॉपिक क्या है हमारा? चौथा है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप परमाणु नहीं बदलते, परमाणु नहीं बदलते। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन का परमाणु है तो अभिक्रिया हुआ तो ऑक्सीजन बन गया, ऐसा नहीं होगा।
हाइड्रोजन का परमाणु है तो वो हाइड्रोजन ही रहेगा। ये है कि उसका बंध किसी और परमाणु के साथ टूट जाएगा, दूसरे के साथ जाके जुड़ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए, पहले हम इसको लिख लेते हैं तब आपको समझाते हैं। चौथा पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में, लिखिए रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में। ये हम कब लिखवा रहे हैं, एक लेक्चर पहले लिखवाए थे तो उसके बाद ये लिखना है, ठीक। जो हम पहले लेक्चर में लिखवाए थे उसके बाद ये सभी लिखना है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु, एक परमाणु दूसरे परमाणु में एक तत्व का परमाणु लिखिए, थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा। एक तत्व का परमाणु, मान लीजिए तत्व क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन, नियान, ये सभी तत्व हैं। तो एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता, बस बॉन्ड टूटता है। ऐसा नहीं है कि पहले जो तत्व था हाइड्रोजन, अब जल बनाना है तो वो बन गया नियान, ऐसा नहीं हुआ। जैसे हम लिखे थे कि H2 और प्लस O2 मिल करके क्या बनाया, जल बनाया, H2O बनाया, है कि नहीं, ये बना था जल। अब अगर जल बना था तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के जल बना था। अब इस अभिक्रिया में ऐसा तो नहीं हुआ था ना कि हाइड्रोजन का परमाणु बन गया हीलियम और ऑक्सीजन का परमाणु बन गया मान लीजिए कि नियॉन, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ था ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमारा जो परमाणु था वो परमाणु पहले से ही था, बस परमाणुओं के बीच बंध टूटा था। H और H, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच बंध टूटा था, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन परमाणु के बीच बंध टूटा था, और फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बंध बना था। यही हुआ था, यही ना हुआ था जी, बस बंध टूटा था, पुराना वाला नया बंध बना था। ऐसा नहीं हुआ था कि परमाणु ही चेंज हो गया था। तो यही कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता, ये है इसका मतलब। आप चाहें तो इसको भी ऐसे अभिक्रिया लिख करके दिखा सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। क्या होते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप कुछ घटनाएं होती हैं। मतलब इसका क्या हुआ, जब हम रासायनिक अभिक्रियाएं करा रहे होते हैं तो कुछ घटनाएं, कुछ चीज़ें हमको देखने को मिलते हैं। जैसे ये मार्कर है, अगर इसको जलाएंगे, या कागज़ है तो इसको जलाएंगे तो क्या होगा, हीट निकलेगा और राख बनेगा। तो ये दो चीज़ें हमको देखने को मिली, तो यही दो घटनाएं हमको देखने को मिल रही हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम मतलब हमको रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप क्या, रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण दिख रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण दिख रहे हैं, तो इसी को हम लक्षण बोलते हैं। चलिए लिखते हैं पहले रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। रासायनिक, चल नहीं रहा है क्या मार्कर यार, आज भी इसका यही दशा है। रासायनिक, चलिए नीला से ही हम लिख देते हैं, आप लिखिएगा ब्लैक से, ठीक। आज ब्लैक नहीं चल रहा है, अब कल नीला नहीं चल रहा था। रासायनिक अभिक्रियाओं के बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। ऐसा नहीं है कि राइटिंग में, मतलब बढ़िया से, हाँ कोशिश कीजिएगा कि राइटिंग बने। ऐसा नहीं है कि अब हम कह दिए कि ऐसा नहीं है कि राइटिंग में तो राइटिंग नहीं बनाना है, बस रफ जैसे गोज देना है, तो गोजिएगा नहीं। नोट्स अच्छे से बनाइएगा जितना अच्छा राइटिंग हो सके। रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये हो गया। चलिए इसमें हम पहला अभिलक्षण लिखते हैं, क्या पहला अभिलक्षण लिखते हैं, गैस का निकलना। कभी कभी जब हम अभिक्रिया कराते हैं ना, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस निकलता है।
गैस निकलता है। जैसे आप देखे होंगे कोल्ड ड्रिंक का बोतल आप खोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक का बोतल, तो उसमें से गैस निकलता है। आप इनो घोलेंगे तो उसमें से गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कैसे कि अभिक्रिया कर रहा है, इनो जो है पानी के साथ अभिक्रिया करके और गैस बनाएगा, हाइड्रोजन गैस, तो निकलेगा। तो वही है। तो अभिक्रिया के कुछ अभिक्रियाओं के फलस्वरूप गैसें निकलती हैं। तो ये क्या हो गया, गैसें निकलती हैं अभिक्रियाओं के फलस्वरूप। तो ये अभिक्रिया जब हो रहा है तो ये हमको देखने को मिल रहा है, ये अभिक्रिया का लक्षण है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, अभिक्रियाओं का अभिलक्षण। अब इसमें पहले हम लिख ही लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण क्या क्या होते हैं। विक्रियाओं की समय होने वाली घटनाओं को रासायनिक अभिक्रियाओं के उत्पाद में परिवर्तित होते समय, मतलब जब अब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो अभिकारक से उत्पाद बनेगा। अब क्या होगा, मान लीजिए चीनी पानी घोलते हैं, अभिक्रिया हो रहा है, तो घोलने में कुछ समय लगता है ना, तो वैसे ही कुछ अभिक्रियाएं जो होती है बहुत फास्ट होती हैं, जिसमें समय बहुत कम लगता है, लेकिन हाँ लगता है, बहुत कम लगेगा तो 0.1 मिलीसेकेंड, बहुत कम भी लगेगा, मतलब बहुत कम समय लगेगा, कुछ भी लगेगा, समय लगेगा हल्का सा। तो उतने समय में हमको क्या क्या अभिक्रियाएं देखने को, मतलब क्या क्या घटनाएं देखने को मिलती हैं, उसी को हम रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण बोलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिकारक से, क्या बोले, अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तन के समय होने वाली घटनाओं को क्या बोलते हैं हम, रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण बोला जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं का अभिलक्षण कहते हैं। अभिलक्षण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तन के समय होने वाली घटनाओं को रासायनिक अभिक्रियाओं का अभिलक्षण कहते हैं। समझ में आया? जैसे चीनी पानी घोल रहे हैं, चीनी पानी घोलते समय पनिया ठंडा हो जाता है। काहे ठंडा हो जाता है? कैसे कि रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो वो क्या है, वो जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब उसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसलिए उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ये सब आपको हम बाद में समझाएंगे, पर आएगा तो समझाएंगे। पहले ये समझिए कि रासायनिक अभिक्रियाओं के बीच में जब अभिक्रिया हो रहा है उस समय पे जो भी घटनाएं हमको देखने को मिलेंगी रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण कहलाएंगी। पहला घटना हम बताए थे, अभी बता रहे थे, गैस का निकलना। गैस का निकलना ये क्या है? गैस का निकलना क्या है? गैस का निकलना ये रासायनिक अभिक्रिया के समय होता है। ये नहीं है कि अभिक्रिया हो गया उसके बाद गैस निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। जब अभिक्रिया हो रहा है तभी गैस निकलेगा, जब अभिक्रिया खत्म हो जाएगा ना तो गैस निकलना भी बंद हो जाएगा। मान लीजिए किसी अभिक्रिया से, जैसे इनो घोल रहे हैं तो घुलते समय गैस निकलता है। इनो घोल रहे हैं तो घुलते समय गैस निकलता है, पूरा इनो घुल जाने के बाद एकदम शांत हो जाएगा। काहे से कि अभिकारक, मतलब पूरा इनो घुल गया, इनो और पानी को घोल रहे थे, अभिक्रिया हो रहा था, मतलब इनो पानी घुल गया, अभिक्रिया हो गया, अभिकारक से उत्पाद बन गया, इनो पानी बन गया, तो ये अभिक्रिया हो गया। तो अभिक्रिया के होते समय जो भी घटनाएं होती हैं वो क्या होता है, अभिलक्षण होता है रासायनिक अभिक्रियाओं का। गैस का निकलना, अब गैस का निकलना किसी अभिक्रियाओं में होता है। जैसे गैस के निकलने वाली अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं, इसका एग्जाम्पल होगा Zn, जिंक। जिंक क्या है, एक धातु है, ठीक। तो जिंक और जिंक प्लस क्या लिखेंगे, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब ZnCl से जिंक की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है बाबू, ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड, ZnCl2 बनता है।
जिंक क्लोराइड। अब ये जिंक क्लोराइड बनता है और साथ में बनता है हाइड्रोजन गैस H2 गैस। ये जो बन रहा है इससे हमको कोई मतलब नहीं, ये बन रहा है हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है और कब बनता है, जब ZnHCl से मिल रहा होता है, HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा था उस दौरान बनता है। ये नहीं कि ZnCl2 बन गया उसके बाद गैस बनेगा, ऐसा नहीं है। H2 गैस निकल रहा है जब ZnHCl के साथ मिल रहा है, अभी क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो जब मिल रहा है यानी अभिक्रिया कर रहा है उस दौरान ये H2 गैस निकलता है। मतलब पहले H2 गैस धीरे धीरे निकलेगा, जैसे जैसे H2 गैस निकलेगा वैसे वैसे ZnCl2 की मात्रा बढ़ती जाएगी। अब मान लीजिए यही कुछ केजी है, मान लीजिए 5 केजी दोनों है, 5 केजी मिलकर इसे 10 केजी, ऐसे होता नहीं है अभिक्रिया में, लेकिन हाँ समझने के लिए हम बता रहे हैं। 5 केजी मिल करके क्या बनाएंगे, 10 केजी। अभिक्रिया में ये बन गया ZnCl2 और H2 गैस निकल रहा है। तो बीच में मान लीजिए कि 1 केजी HCl के साथ मिला तो कुछ हाइड्रोजन गैस निकला, फिर 1 केजी और मिला तो कुछ और गैस निकला। मतलब ऐसे करके धीरे धीरे जैसे जैसे ZnCl2 में ये दोनों मिलकर के परिवर्तित हो रहे हैं वैसे वैसे गैस निकल रहा है। जब पूरा ये दोनों ZnCl2 में परिवर्तित हो जाएंगे तो H2 गैस निकलना बंद हो जाएगा। समझ में आया? तो ZnCl2 जैसे जैसे बनेगा वैसे वैसे H2 गैस निकलेगा। अभिक्रिया के दौरान ही ये सभी चीज़ें होती हैं। तो ये हो गया गैस का निकलना। दूसरा चीज़ आप क्या लिख सकते हैं, अवक्षेप का बनना। ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट का बनना, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप को क्या बोलते हैं, अवक्षेप को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अवक्षेप का बनना किस में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं जी, अंग्रेजी में। ठीक, देखिए अवक्षेप का बनना। अवक्षेप कब बनता है, अवक्षेप का मतलब क्या होता है। अब मान लीजिए कोई अभिक्रिया हम करा रहे हैं और अभिक्रिया कराने पर कुछ चीज़ें जाके तली में बैठ गई। एक बर्तन है, एक क्या है बाबू, बर्तन है, एक बर्तन है और हम एक ऐसा पानी लिए, इसमें क्या लिए, पानी लिए, इस बर्तन में पानी लिए और पानी लिए और क्या कर रहे हैं, हम चीनी कहीं से खरीद के लाए। लेकिन दुकानदार जो है ना हमको ठग दिया है। क्या ठगा है कि इस चीनी में थोड़ा थोड़ा बालू मिला हुआ है, चीनी में थोड़ा थोड़ा बालू मिलाया हुआ है। अब हम इस चीनी में से कुछ चीनी निकाल के इस पानी में डाले और घोलने लगे। घोले तो चीनी तो घुल गया लेकिन बालू जो है नहीं घुला, ऐसे बालू तैर रहा है। कुछ देर इसको जब छोड़े तो इसमें देखिए कि बालू यहाँ पे तली में ऐसे बैठ गया है। जो चीनी में बालू था वो तली में बैठ गया है। जब ये शांत होगा लिक्विड चीनी पानी का तो बालू धीरे धीरे बैठ जाएगा। जब बैठ गया तो इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप। जो चीज़ें अभिक्रिया के फलस्वरूप बैठ जाते हैं, मतलब अभिक्रिया होता रहता है और जो चीज़ें बन करके और नीचे तली में बैठती जाती हैं वो अवक्षेप कहलाती है। ठीक, तो ये अवक्षेप बन गया। तो अवक्षेप का बनना, अवक्षेप बनना का एग्जाम्पल क्या है। अब इसमें आपका एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट और प्लस क्या KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड। जब सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, KNO3। क्या बनता है, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट इसको बोलते हैं। और फिर बनता है सिल्वर क्लोराइड AgCl। अब ये जो सिल्वर क्लोराइड है ना, ये क्या होता है, ये प्रेसिपिटेट बन जाता है, यानी ये तली में बैठ जाता है। किसी बीकर में जब हम क्या लेते हैं, किसी बीकर में जब हम सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड को जब एक में घोलते हैं तो इन दोनों का तो घोल बनता है तो पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है। और पोटेशियम नाइट्रेट के बाद AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड जो है ये इस लिक्विड के तली में बैठ जाता है, यहाँ पे तली में बैठ जाता है। और यही जो बैठा है ना AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप। समझ में आया? तो ये होता है अवक्षेप का बनना। चलिए तीसरा लिखते हैं, तीसरा अभिलक्षण लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का। तीसरा अभिलक्षण क्या है, तो रंग में परिवर्तन। तीसरा अभिलक्षण क्या है, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। पानी में आप हल्दी घोल दीजिए तब वो रंग में परिवर्तन हो जाएगा। पानी में रंग घोल दीजिए, रंग में परिवर्तन हो गया, है कि नहीं। तो ये अभिक्रियाएं जो हैं रंग में परिवर्तन कर देती हैं। अब अभिक्रिया हमको लिखना है तो जैसे देखिए
अब आपके बुक में क्या दिया हुआ है, तो संक्षारण। ये क्या होता है, संक्षारण, जंग लगना। जब लोहा पे जंग लगता है, पहले लोहा एकदम चमकता रहता है, चमकदार रहता है, ऐसा लगता है शीशा में मुंह देख रहे हैं, ऐसे दिखता है लोहा। लेकिन जब उस पर जंग लग जाता है तो उसका कलर बदल जाता है, भूरा कलर हो जाता है। तो इसमें लिख लीजिएगा धातुओं का संक्षारण। कैसे कि बस लोहा का कलर नहीं बदलता है, जब चांदी पे ऐसा होता है ना, जंग लगता है चांदी पे तो काला हो जाता है, तांबा पे लगता है तो थोड़ा थोड़ा हरा दिखने लगता है, काला काला या हरा हरा दिखने लगता है, हरा हरा लगभग दिखता है, ठीक। तो ये ऐसे मतलब धातुओं का संक्षारण ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल सा, धातुओं का संक्षारण। संक्षारण का मतलब जंग लगना, संक्षारण इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। जब धातु का संक्षारण होता है तो उनका रंग बदल जाता है। अब एक है ताप में परिवर्तन। ताप में भी परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। चौथा लिखिएगा ताप में परिवर्तन। ये कब होता है, अभी हम बताएं, जब चीनी पानी को घोलेंगे तो पनिया ठंडा जाएगा। काहे ठंडाएगा, तनी मनी, ढेर नहीं, इसमें थोड़ा सा बस ताप में परिवर्तन होता है। आप ग्लूकोज को घोलेंगे तो क्या होगा, ग्लूकोज को भी घोलने पे ऐसा ही होता है, पानी ठंडा हो जाता है। तो ग्लूकोज को पानी में घोलना या सरफ को पानी में घोलेंगे तो सरफ को जब देखेंगे ऐसे देखिएगा, इसको आप फील कर सकते हैं। आपके घर सरफ होगा, एक मुट्ठी में लीजिएगा सरफ और मुट्ठी पूरा कस के बंद कीजिएगा ताकि पानी कम से कम अंदर जा सके हमारे मुट्ठी के अंदर। उसके बाद इसको ले जाके पानी के नीचे इस मुट्ठी को रखिएगा, देखेंगे जो भी सरफ अंदर है तनी तनी जैसे भीजेगा ना एकदम गर्म हो जाएगा। काहे गर्म होता है, कहाँ से कि ये जो है हीट निकालता है अपने अंदर से, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसलिए इसमें ताप निकलता है, हीट निकलता है। हीट निकला यानी ताप में परिवर्तन हुआ। पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे था सरफ, अब गर्म हो गया, जैसे पानी उस पर पड़ा गर्म हो गया तो ताप में परिवर्तन। ये लिख सकते हैं डिटर्जेंट को सरफ में घोलना। देखिए सरफ जो एक कंपनी का नाम है, डिटर्जेंट को कैसे लिखाता है यार, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट ऐसे लिखाता है, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट, ठीक ऐसे। डिटर्जेंट को पानी में घोलना, पानी में, डिटर्जेंट का लिख सकते हैं, डिटर्जेंट का पानी में घुलना। ये ताप में परिवर्तन होने वाली अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो आशा है कि आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण के बारे में समझ में आया होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब इस लेक्चर में हम आज इतना ही करेंगे। अब अगला लेक्चर लेंगे वो थोड़ा सा लेंदी होगा, इससे बड़ा होगा। इस लेक्चर में थोड़ा कम ही हम टॉपिक कवर करते हैं, आगे जो लेक्चर पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हम टॉपिक कवर करेंगे। एक और इसमें लिख लीजिए, एक और कैरेक्टर इसमें लिख लीजिए, और वो कैरेक्टर क्या, अवस्था में परिवर्तन। पांचवा लिख लीजिए अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन ये क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट। ये थोड़ा सा हम भूल रहे थे लिखवाने के लिए। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, जैसे कोई अभिक्रिया हुआ तो उसका क्या हुआ, उसका स्टेट चेंज हो गया, उसका अवस्था चेंज हो गया। जैसे पानी को बर्फ़ में जमा देते हैं तो पानी पहले लिक्विड था, अब बर्फ़ जम गया यानी सॉलिड हो गया, है कि नहीं, तो उसका अवस्था चेंज हो गया। तो ऐसे ही अवस्था में परिवर्तन होता है अभिक्रियाओं के फलस्वरूप। जैसे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन गैस लीजिए, O2 गैस, और हाइड्रोजन गैस लीजिए यानी कि H2 गैस। जब इन दोनों की अभिक्रिया कराई जाएगी तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। और ये कैसा होता है, तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। वैसे ये वाष्प ही बनता है, फिर इसको ठंडा करेंगे तो ये लिक्विड बनेगा। समझ में आया। तो ऐसे आप सिंपल एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं कि ये लिक्विड बन गया, गैस और गैस ये भी है। आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं पानी का जमना। ये सब क्या है, अवस्था में परिवर्तन होने वाली अभिक्रियाएं हैं। अवस्था में तुरंत परिवर्तन हो जाएगा, तो ये अवस्था में परिवर्तन होने वाली अभिक्रियाएं हैं। O2 और H2 जब गैस मिलता है तो जल बनता है, और जल जो है वाष्प बनता है, जल वाष्प बनता है। ऐसा नहीं है कि जल डायरेक्ट बन जाता है, जल वाष्प बनता है, और जल वाष्प को जब ठंडा करते हैं तो लिक्विड बनता है। तो ये अवस्था में परिवर्तन होने वाली अभिक्रिया आप देख लीजिए। तो आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हम बोलते हैं आपको कि हमेशा कि आप नोट्स अपने मन से बनाइए,
हमेशा अपने मन से बनाइए, ठीक। तो आशा है कि आप इन चीज़ों को समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।